Good evening, students. I welcome you all once again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज थर्सडे है। आज हमारा जो है स्टैटिक जीके का डे है। तो आज हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान से पहले हम सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है विद स्पेशल फोकस ऑन इंडिया, रामसर साइट्स हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। आने वाले टाइम में हम ब्रिक्स, G20 एंड नोबेल प्राइज़, ये सब चीज़ें भी स्टैटिक में कवर करेंगे। सो अगर आप में से किसी का भी ये मिस हुआ है, आप प्लीज़ ज्ञान गुरुकुल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी है स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम के नाम से, आप वो जाकर एक्सेस कर सकते हैं एंड उसमें आपको सारी पुरानी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक इंटर गवर्नमेंटल जो है सुप्रा नेशनल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है आपके साउथ ईस्ट एशिया में। आपका जो ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो रीजन है, थाईलैंड वाला, वहाँ पर राइट और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। तो 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ है, इस्टेब्लिश की गई है। उस दिन फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये मैप जो है, ये जो लाइट पर्पल है ऑर्गेनाइजेशंस, ये दिखाती हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। आज की डेट में 10 नेशंस जो है आसियान फॉर्मुलेट करते हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। यानी 1967 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जब इसका इंसेप्शन हुआ, तब से लेकर अब तक जो है ये ग्रो करी है और 5 से आज की डेट में 10 मेंबर्स हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके पार्टनर्स हैं, वेरएस चाइना, साउथ कोरिया, जापान जो है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो ओवर 680 मिलियन पीपल जो है इन आसियान कंट्रीज़ में रहते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 8.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो इंडोनेशिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडोनेशिया इज़ ऑल्सो द 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली। टोटल जीडीपी जो है 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। इकोनॉमिकली मेजर कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टूरिज्म। और आसियान फ्री ट्रेड एरिया है जो कि 1992 में जो इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं ये आपस में फ्री ट्रेड जो है कंडक्ट करवाती हैं, जो कस्टम्स ड्यूटीज़ और ट्रेड बैरियर्स जो लगाए जाते हैं उनको ख़त्म करती है। तो इंट्रा रीजनल ट्रेड को जो है प्रमोट करता है और टैरिफ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो लगती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या क्या है? 2007 में आसियान चार्टर आया था। ये एक ट्रीटी है जो आसियान को लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और इसका फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे जो है क्रिएट किया गया था इस चार्टर के अंडर। फिर आता है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, AEC 2015 में लॉन्च किया गया था। एक सिंगल मार्केट बनाने की बात की जाती है और प्रोडक्शन बेस सिंगल करने की बात की जाती है, सो दैट गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, लेबर और कैपिटल जो है फ्रीली फ्लो कर सके आसियान के मेंबर्स के बीच में। ASEAN+3 जो है इंक्लूड्स आसियान एंड इट्स डायलॉग पार्टनर्स। कौन कौन है इसके डायलॉग पार्टनर्स? ये जो हमने यहाँ पर ये समवॉट पिंकिश शेड ऑफ पर्पल में देखे थे, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो रीजनल कोऑपरेशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल मैटर्स को ये प्रमोट करता है। फिर आता है RCEP। ये एक आसियान लेड ट्रेड अग्रीमेंट है जिसमें 15 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। आसियान के साथ साथ उसके 3 डायलॉग पार्टनर्स, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो हैं। आसियान के 10 मेंबर्स एंड 1 2 3 4 5 10+5 15 कंट्रीज़ जो है इस RCEP में पार्टिसिपेट कर रही हैं और इट कवर्स नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड GDP।
तो अगेन ये एक ट्रेड अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड रीजन फाइंड फॉर्मुलेट करने की बात की जाएगी। एक तरह से रीजनली जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो आपके सेक्टर्स है उसको प्रमोट करने की बात की जाएगी। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो आसियान के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क था 2015 में एसडीजीज का, उसको अपनी पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करा है ताकि सस्टेनेबली अर्बनाइजेशन की जा सके, जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है। क्लाइमेट चेंज के साथ डील किया जा सके, जो कि एसडीजी 13 है, हाँ 13 है। फिर आपका एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशंस बहुत सारे डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कवर होता है, बट प्राइमरीली एसडीजी 7 जो है इसके साथ डील करता है। एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की भी बात की गई है। आसियान प्लान ऑफ एक्शन फॉर एनर्जी कोऑपरेशन, तो ये जो प्लान है ये बोलता है कि इनकी जो एनर्जी बास्केट है आसियान कंट्रीज़ की, जो एनर्जी बास्केट है कि इनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, कोल से आ रही है, पेट्रोलियम से आ रही है, गैस से आ रही है, रेन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इस APAEC का जो एम है वो ये है कि जो रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर है एनर्जी बास्केट में उसको 23% तक लेकर जाना है बाय 2025। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है एंड साउथ कोरिया है। टोटल ट्रेड 2022 में ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का ट्रेड कर चुके हैं। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आसियान कंट्रीज़ जो एक मेजर डेस्टिनेशन है FDI का, इन्होंने 2021 में ऑलमोस्ट $175 बिलियन की FDI रिसीव करी थी। एंड कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं जिनको FDI मिलती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी। कल्चरल एंड सोशल कोऑपरेशन की बात की जाए तो आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है, जो कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग सोसाइटी बनाने की तरफ फोकस किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ करती है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को जो है प्रायोरिटाइज़ करती है, और साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट भी करती है, प्रायोरिटाइज़ भी करती है और सपोर्ट भी करती है। उसके अलावा आसियान के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं ताकि एकेडमिक और कल्चरल टाइज को जो है बढ़ोतरी दी जा सके मेंबर स्टेट्स के बीच में। सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी के इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए तो एक आसियान रीजनल फोरम है, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज़ इंक्लूडिंग जो आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे साइबर क्राइम, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, या आपका जो आपका डार्क नेट पे जो क्राइम्स हो रहे हैं तो उस सब के साथ भी डील करता है। मोर ओवर साउथ चाइना सी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना जो है वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस बढ़ा रहा है, और चाइना का एक पॉलिसी आई थी 9 डैश लाइन। तो उन्होंने साउथ चाइना सी में 9 डैशेस को यूज़ करके एक लाइन बनाई थी और ये कहा था कि ये चाइना की मैरीटाइम बाउंड्री है। और इस लाइन के थ्रू उन्होंने बहुत सारी अदर कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो सॉवरेन डोमेन्स हैं उनका जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ है उसमें इंक्रोच करा था। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें से आसियान कंट्रीज है, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है और मलेशिया है, तो उनका भी क्लेम है इस एरिया पे कि ये हमारा मैरीटाइम डोमेन है जहाँ पर चाइना जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा है। तो उसके साथ भी आसियान डील करता है और डिस्कशंस करता है। आसियान का 2025 का एक विजन डॉक्यूमेंट आया था जिसका ब्लूप्रिंट कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है, रिजिलेंट इंक्लूसिव सस्टेनेबल रीजन भी बनाना है इन लाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको स्टेबलाइज करना है और सिक्योरिटी को जो है प्रायोरिटाइज करना है। तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने की बात करता है, डेवलपमेंट गैप्स जो इनइक्वालिटी आती है डेवलपमेंट में, एक रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया, एक जो है अंडर डेवलप्ड ही रह गया, उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, सारे जो हैं एक साथ जो है रह सके उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो अगर ग्लोबल स्टेज पे आसियान का रोल देखा जाए तो एक्सटर्नल पावर्स है जैसे चाइना है, US है, जापान है, इंडिया है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स आसियान ने क्रिएट करी है। इनफैक्ट इंडिया की गुजराल डॉक्ट्रीन के अंडर IK गुजराल हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे और फिर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इन्होंने एक लुक ईस्ट पॉलिसी दी थी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑफिस रिज्यूम करा 2014 में, पहली बार जब ऑफिस में आए, तो उन्होंने उस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट
ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि सिर्फ देखना ही नहीं है, हमने उनको जो है अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें इंक्लूड भी करना है, उनके साथ पार्टनरशिप्स को बढ़ाना है। तो डायलॉग्स, इकोनॉमिक अरेंजमेंट, सिक्योरिटी फोरम्स के थ्रू जो है आसियान जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बना रहा है। लेकिन रीजन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। म्यांमार में जो बार बार जनता गवर्नमेंट आती है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, और बहुत सारे अदर आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पर क्या कहते हैं कास्ट बेस्ड एंड रिलीजन बेस्ड जो है हमें अट्रोसिटीज़ देखने को मिलती हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत सारे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। अगर आपको पता हो मोस्टली ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है, समवॉट लाइक दिस, है ना, और इक्वेटर जो है समवॉट यहाँ से ऐसे करके निकलता है। तो ये आपके ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करती हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलता है कहीं से। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करने वाली कंट्रीज़ हैं एंड कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो ज़्यादा नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर, ब्रुनई बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, लेकिन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की लिस्ट में आती हैं। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, यहाँ पे लिखा है ना विजन में, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट गैप्स, तो वो एक चैलेंज है आसियान के लिए आज भी। इंडिया और आसियान की बात की जाए तो हम बहुत सारे लेवल्स पर जो है उनके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज की अगर बात की जाए तो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं, इंडिया के जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया के अक्रॉस जो है फैले हुए हैं। आपको पता होगा कंबोडिया में अंगोकार वॉट करके एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। बाली में, जावा में जो है आपको रिच इंडियन आर्किटेक्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट संस्कृत और पाली जो कि इंडियन हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस हैं, ये भी इस रीजन के अक्रॉस यूज़ की जाती हैं। तो पहले से हमारे इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड टाइज रह चुके हैं, चाहे वो चोलाज हों या आपके और जो है, चाहे वो अशोका के मिशनरीज हों जिन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पे फैलाया था। तो वी हैव ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस विद दीज कंट्रीज़, और इंडियन ओशन ने ये फैसिलिटेट करा है। हम सारे इंडियन ओशन में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड है, तो दैट हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसियान और इंडिया का एक डायलॉग पार्टनरशिप भी है। 1992 में इंडिया जो है आसियान का डायलॉग पार्टनर बना और एक समिट लेवल पार्टनर बना 2002 में। वी गॉट प्रमोटेड फ्रॉम बीइंग अ डायलॉग पार्टनर टू अ समिट लेवल पार्टनर इन 2002। आसियान इंडिया का एक कमेमोरेटिव समिट हुआ था जिसने 20th एनिवर्सरी को मार्क करा था आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप की 2012 में। तो 2002 से 10 साल ऐड कर लो, 2012 में कमेमोरेटिव 1992 में जो है 20 साल ऐड करो और 2002 में 10 साल ऐड करो। तो दिस मार्क्ड द 20th एनिवर्सरी ऑफ आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप एंड 25th इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी 2017 में। हर साल बहुत सारे एनुअल समिट्स होते हैं। अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे इस साल कौन कौन से समिट्स हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हुए थे और उनकी की इनिशिएटिव्स क्या थे, आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो आसियान इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2003 में साइन किया गया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो कि 2010 में फोर्स में आया। तब से लेकर अब तक हमने इंक्रीज देखने को मिला है ट्रेड में। ट्रेड वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट $100 बिलियन क्रॉस करेगी 2022 में, मेकिंग इंडिया आसियान 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फोकस एरियाज क्या है? आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड टेक्सटाइल्स। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में जो आई थी, इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो एम्फसाइज करती है कि हमने आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना है और इंडिया जो है मोर क्लोजली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करके एक रीजनल इकोनॉमी को प्रमोट कर सके और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। RCEP की जो बात की जाए, 15 मेंबर्स पड़े ना RCEP में। पहले जो था इंडिया वाज पार्ट ऑफ दिस RCEP, लेकिन
हुआ क्या, 2019 में जो है इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया। इंडिया ने इसलिए ऑप्ट आउट करा क्योंकि जो मार्केट एक्सेस था कि हमें कितना शेयर उनके मार्केट का एक्सेस करने को मिल रहा है और किस तरह से ट्रेड होगा, तो हमारे लिए वो ट्रेड इम्बैलेंस था, घाटे का सौदा था, एक लॉस वाली डील थी, तो वी ऑप्टेड आउट of being part of the RCEP. Another reason for opting out of RCEP was China. चाइना जिस तरह से अग्रेसिव हो रखा है, चाहे वो सिक्किम में डोकलाम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में नीफा हो, चाहे वो लद्दाख में आपका पैंगोंग सो वाला एरिया हो, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ के साथ डील करने के लिए, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है जिस तरह से मार्केट्स में बढ़ रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उस ट्रेड इम्बैलेंस को रोकने के लिए, डंपिंग को रोकने के लिए, प्रोडक्ट डंपिंग को रोकने के लिए वी ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए तो फिजिकल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं। तो इंडियन आशियान कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क जैसे इनिशिएटिव्स है जहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करते हैं, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, शिपिंग लिंक्स हैं, और ऐसे ही दो प्रोजेक्ट्स हैं। पहला तो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। ये दो आसियान कंट्रीज़ हैं एंड वी आर प्लानिंग ऑन बिल्डिंग अ हाईवे जो इन दो कंट्रीज़ में से भी पास करेगा और इंडिया से भी पास करेगा, सो दैट आसियान कंट्रीज़ के साथ लैंड रूट्स के थ्रू हम फिजिकल कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। मोर ओवर दिस विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो अभी भी इनएक्सेसिबल है और अभी भी जहाँ पे डेवलपमेंट जो है बहुत कम हो रहा है। दूसरा है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो बेसिकली इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है उसे म्यांमार के सितवे पोर्ट के साथ एंड फर्दर म्यांमार के अंदर जो है कनेक्ट करेगा। तो इसका नाम है मल्टी मॉडल। कैसे? एक तो शिपिंग लेन बना दी और फिर जब फर्दर इनटू द रीजन जाना है तो वो रोड्स और रेलवेज का इस्तेमाल करके जो है फर्दर जो है इस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को इन्हांस करेंगे। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इनोवेशन, ई कॉमर्स के थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी तो चल ही रही है। स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जाए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इसमें क्या है, इंडिया और आसियान कंट्रीज दोनों जो है मेंबर्स हैं IORA के, और ये मैरीटाइम डोमेन में जो है इंडियन ओशन रीजन में जो है डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को भी डील करने के लिए जो है कोऑपरेशंस हैं। साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो इंडिया डायरेक्ट तो उस पर इंडिया का कोई क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी के रीजन में, लेकिन उन्होंने आसियान को सपोर्ट एक्सटेंड करा है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है सीज की वो बनी रहनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ जो है वो अपहोल्ड कर देना चाहिए उस रीजन में, एज अपोज टू चाइनीज़ क्लेम्स कि वो रीजन में मैक्सिमम एरिया उनका है। और बाकी तो डिफेंस कोऑपरेशन में डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इस कोऑपरेशन का पार्ट है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है इंडिया और आसियान के बीच में। इंडियन स्कॉलरशिप्स जो हैं दी जाती हैं आसियान कंट्रीज़ में, आसियान इंडिया एमिनेंट स्कॉलर प्रोग्राम, आसियान इंडिया रिसर्च ट्रेनिंग फेलोशिप, ये सब है। बाकी टूरिज्म एंड ट्रेड लिंक्स भी हैं, और इंडिया और आसियान के बीच में एक टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग भी की जाती है ताकि वो जॉइंटली प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है लॉन्च कर सके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। डायस्पोरा जो पॉपुलेशन आसियान कंट्रीज़ की जो है उसमें काफ़ी सारे इंडियन डायस्पोरा आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में। एक तरह से कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज जो है इन दोनों रीजन्स के बीच में वो फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स और मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ईस्ट एशिया समिट, जहाँ पर आसियान कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ इंडिया भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इस समिट में पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाती है। फिर आसियान रीजनल फोरम है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, एक सिक्योरिटी डायलॉग है। एंड फिर है एशिया यूरोप मीटिंग ASEM, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ आसियान कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो आसियान कंट्रीज़ के साथ अगेन एक प्लेटफॉर्म है डायलॉग के लिए और अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोविड-19 के दौरान इंडिया और आसियान के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिला, जहां पर इंडिया ने अपनी एक्सपर्टीज़ और डेटा जो है उनके साथ शेयर करा, साथ ही साथ मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन्स और टेक्निकल सपोर्ट भी जो है प्रोवाइड किया गया। आने वाले टाइम के कुछ की इनिशिएटिव्स और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
जहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस पे रखा जाए। सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, जहाँ पर रिजिलेंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी बनाने की बात की जाए, जैसे आसियान इंडिया ग्रीन फंड या जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। और स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बनाइजेशन में इंडिया कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द आसियान कंट्री। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज जो सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। वो जो वेस्ट क्रिएट कर रही हैं, उस वेस्ट से जो है कैसे वो उस वेस्ट को रीयूज़ करके वेस्ट से वेल्थ बना रही है। तो इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दैट। एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज़ के लिए हम इंडिया आसियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क भी लॉन्च कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द रीसेंट समिट्स जो आसियान और इंडिया के बीच में हुए हैं। अक्टूबर 2024 लाओस में आसियान इंडिया समिट हुआ, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली अटेंड करा है। की थीम्स क्या थे? ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 10 साल हो गए थे, तो उसे सेलिब्रेट करा गया। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है, सो दैट पीस, स्टेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट किया जा सके इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस में। तो इंडियन और पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है और आसियान का आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक है, उन दोनों को इंटीग्रेट करके जो है दोनों की अलाइनमेंट की बात की गई। कल्चरल कनेक्शंस जो है उनको जो है प्रायोरिटाइज किया गया कि किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी को प्रमोट करती है, स्पेशली थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, उसको रीअफर्म किया गया कि हाँ, इट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो की आउटकम्स क्या रहे? एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया और साथ ही साथ जो है नेगोशिएशंस की, हम जो इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे एक्सेलरेट कर सके, उसे जल्द से जल्द जो है बीइंग में ला सके, उसके बारे में बात की गई। फिर 24th आसियान इंडिया जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, जो कि जुलाई 2024 जकार्ता इंडोनेशिया में करी गई थी। सीनियर ऑफिशियल्स जो थे आसियान और इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फोकस एरियाज क्या थे? आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2021 से 2025 का, एंड उसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ पर फोकस किया गया। ट्रेड एंड डिजिटल कोऑपरेशन पर जो है बात की गई कि किस तरह से आसियान और इंडिया डिजिटल वर्क प्लान को एक्सपैंड किया जा सकता है। और हेल्थ, सिक्योरिटी और ग्रीन इकोनॉमी पे भी बात की गई कि कैसे पब्लिक हेल्थ, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कोविड-19 के बाद, किस तरह से पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना और कैसे उस पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके साथ हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं या कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी बात की गई। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि मई 2024 में साउथ चाइना सी में हुई, इंडियन नेवी और आसियान कंट्रीज़ की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट करा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की फोकस था। इलिसिट एक्टिविटीज़, जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे अनरेगुलेटेड फिशिंग चलती है या पायरेसी है, इन सब चीज़ों को, ट्रांसनेशनल क्राइम्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग है जो मैरीटाइम डोमेन से होती है, उस सब को रोकने की वो इसका फोकस एरिया था। इंडिया आसियान बिजनेस समिट अप्रैल 2024 सिंगापुर में, इकोनॉमिक रिकवरी जो था वो इसका की थीम था कि किस तरह से हम पैंडेमिक के बाद जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जो बहुत सफ़र करी थी पैंडेमिक में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद हो गई, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं सो दैट सप्लाई चेन रिजिलेंट बन जाए, ऐसा कोई भी फ्यूचर इवेंट जो है हमारी सप्लाई चेन्स को हिला ना सके। मोर ओवर इन्होंने एक गोल सेट करा कि आने वाले टाइम में 2000 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड करेंगे 2025 तक। एंड अगेन आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई। साथ ही साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात की गई कि किस तरह से दोनों जो हैं, ये एमएसएमईज और स्टार्टअप्स, आसियान और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे जो है इनको सपोर्ट किया जा सके और इन्हांस किया जा सके। फिर जनवरी 2024 में एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो कि डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग थी, इंडिया आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, डिजिटल डोमेन की मीटिंग थी। तो उसमें ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी की बात, डिजिटल इंक्लूजन और फिनटेक, फाइनेंस टेक की बात की गई, और साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज़ कोलैबोरेशन की बात की गई, जहाँ पे आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन जैसे इनिशिएटिव्स यूज़ करने की बात की गई। एंड लास्टली मार्च 2024 में ग्रीन एनर्जी एंड क्लाइमेट समिट हुआ आसियान और इंडिया के बीच में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में था।
क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात की गई, किस तरह से रेन्यूएबल एनर्जी को हमने प्रमोट करना है। अभी बात करी थी ना कि आसियान ने अपने विजन में बताया है कि 23% जो एनर्जी है 2025 तक हम वो रेन्यूएबल सोर्सेज से निकालेंगे। तो अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने की बात की गई और एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई कि कैसे इंडिया जो है आसियान की एनर्जी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और अपना जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है क्लीन एनर्जी में वो उनके साथ शेयर कर सकता है, सो दैट आसियान कंट्रीज में भी एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सके। So that is all for India ASEAN, right? I hope समझ आया हो। कुछ नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। बात रही कि स्पीड तेज़ है, स्पीड स्लो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करिए। तो स्पीड के लिए यूट्यूब आपको बहुत अच्छा फीचर देता है। आप स्पीड अपने लर्निंग पेस के हिसाब से सेट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाकर 0.25x से लेकर 2x तक आपको स्पीड जो है आप उसकी ऑल्टर कर सकते हो किसी भी वीडियो की। दूसरी चीज़, ये लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं एंड जो पूछा जाता है स्टैटिक में मोस्टली एंड जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन करे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में टॉपिक तो मेंशन कर दिया जाता है बट सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया जाता कि उस टॉपिक में आपने पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम एक ओवरऑल होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको इन 15-20 मिनट में प्रोवाइड कर दें। बाकी जैसे जैसे जो चीज़ होती रहेगी आप उसमें, करंट अफेयर्स की क्लास तो चल ही रही है तो उसमें उसके हिसाब से ऐड ऑन करते रहिए, राइट। इसमें से जो भी आपको पढ़ाया गया है इसमें से अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, रादर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद और इंक्लूड की जा सकती थी इसमें, बट रिसोर्स टाइम और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करा गया है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट है तो गलत लगता है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है इस सब में, everything is important and I will see you all tomorrow, ठीक है। thank you very much for joining with us and happy learning, take care, do like, share and subscribe, do not forget to comment, share the message with your loved ones, your near and dear ones and कोई भी डाउट होता है आप वॉक इन क्वेरी भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू ऑल टुमारो, बाय।